अब्बू ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है, और वैसे भी 2 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है। इसका मतलब अब्बू के लिए 2 लाख रुपए मेरी जान से ज्यादा कीमती है। उनका इकलौता बेटा हूँ मैं, इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? अगर तुम ये गलती ना कर बैठते वो शायद नहीं, यकीनन तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करते। अब इस मसले का कोई हल बताओ। वकालतनामा बिल्कुल तैयार है और वकील अपनी फीस मांग रहा है। यार पहले उसे केस तो फाइल करने दो। और तुम्हारी दोस्त का रिश्तेदार है, वो हमारे लिए इतना नहीं कर सकता? कुछ तो फेवर मांगा होता उससे। वो एक बड़े वकील हैं, फेवर के बाद ही उन्होंने 2 लाख रुपए बताए हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि 2 लाख रुपए आएंगे कहाँ से। प्लीज कुछ करो मेरे लिए, मैं इस माहौल में मर जाऊँ, कहना आती है मुझे। प्लीज कुछ करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से कलेक्ट की जाए। तुम अपने किसी जानने वाले से उधार भी तो ले सकती हो। मेरी दोस्तों में कोई भी ऐसे नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी अमाउंट हो। फिर तो एक ही हल है। वो क्या? अम्मी के जेवर। अब्बू को पता लगा ना कि अम्मी का जेवर बिक गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। अरे मैं उन्हें बेचने की बात नहीं कर रहा, बेवकूफ लड़की। हम उन्हें गिरवी भी तो रखवा सकते हैं। मैं रिहा होते ही कोई नौकरी कर लूंगा और एक एक पैसा जमा करके दोबारा जेवर हासिल कर लेंगे। ऐसे तो ये काम भी बड़ा रिस्की है। अभी का सब मेरी जान पे बनी हुई हो, तो इतना भी रिस्क लेने को तैयार नहीं हो मेरे लिए। और अगर तुम भी पीछे हट गई तो फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारे अलावा है कौन मेरा कोई साथ देने के लिए? ठीक है, अब अगर तुम मुझे इतना फोर्स कर रहे हो तो मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच रबीका, तुमने जिंदगी में हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है और मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भाई हो तुम मेरे, अगर तुम्हारे लिए मैं नहीं करूँगी, तुम्हारे साथ मैं नहीं दूंगी तो और कौन देगा? तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ मैं, चेंज कर लो, बहुत गंदे हो गए। थैंक यू। आइए आइए रजा अंकल, आए अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं। वसीम जाओ गुलाम अली अंकल के होटल से जो है ना 2 चाय लेकर आओ, जल्दी से भाग के जाओ। आ जाए रजा अंकल, बैठे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। जी तो रजा अंकल अब बताइए कि मसला क्या है और मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। जैन मियाँ आपका क्या, अब तो महल्ले का हर फर्द हमारे घर के हालात से बाखबर। फिर जब से मेरी बेटी का वाक़या हुआ है ना, बच्चा बच्चा जानता है हमें बेटा। जी मुझे इस वाक़े पे बहुत अफसोस है। असल में मैं इन दोनों बहुत परेशान हूँ। दूसरे वाक़यात तो अपनी जगह, लेकिन मैं साले में दूसरी शादी का जो वाक़या हुआ उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतना सख्त तजुर्बा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं उठाया। तो दूसरी बीवी तलाक के बाद आ गई अपना जायदाद मुझे हिस्सा मांगने के लिए। उसने मेरी पुरसकून ज़िंदगी में ऐसा इंतशार फैला दिया है बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे कि उससे मामला कैसे तय करूँ, क्या करूँ मैं। अंकल मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया हूँ और ये भी जान गया हूँ कि आपकी दूसरी बीवी जबरन आपके घर आई हुई है और ज़बरदस्ती आप पर दोष जमा रही है। ऐसे में हमें अदालत से रुजू करना चाहिए। जैन बेटा, बात दरअसल ये है कि इस उम्र में मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से बहुत घबराता हूँ बेटा। ठीक है, मैं आपको ऐसे वकील से मिलवाता हूँ जो आपको इसका आसान हल बता देगा। इसके लिए तो आप तैयार हैं ना? हाँ हाँ बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो कोई बुझाएगा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात। ले रहा अंकल चाय। अरे बेटा शाबाश। शुक्रिया शुक्रिया बेटा, तुम फिर जल्द से जल्द बात करा दो। वकील साहब एक बात बताएं, ये कोर्ट की तरफ से छापे गए अखबारी इश्तिहार ने मेरा इमेज खराब कर दिया है, क्या फौरी तौर पे कुछ हो सकता है? इसका मतलब आपको कोर्ट से 2 नोटिस भेजे गए थे, पहले आप नहीं आए। मैंने जरूरी नहीं समझा, मगर अब मैं डिफेंड करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको पहले मेरे पास आना चाहिए। आपका मतलब है कि आपका यहाँ आना बेकार है? मैं केस तो लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। आपको हर हाल में कोर्ट में आना पड़ेगा, इसकी कोई लंबी कचहरी नहीं। तो फिर यही कि आप और आपकी बीवी जज के सामने अलग अलग कमेंट्स पास करें।
अगर वो मुसालियत के लिए तैयार नहीं हुई तो अदालत ये निकाह मंसूख कर सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि बाजी पलटने वाली है। क्या मतलब? अब कुछ नहीं। मुझे लगता है केस अब मुझे खुद ही लड़ना पड़ेगा। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। शेरू, वकील साहब को बात छोड़ो। राबिया, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। अगर मेरे दिल में खोट होता तो मैं तुम्हें क्यों लेने आता? अगर तुम्हारी अपनी गलती ना होती तो तुम यहाँ कभी मुझे लेने ना आते। और वैसे भी मैं मजीद किसी धोखे में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए बेहतर है कि मैं यहाँ अम्मा के पास ही रहूँ। राबिया, ये नहीं, अब वो तुम्हारा घर है। तुम्हारे बगैर वो घर बहुत सूना सूना सा लगता है। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। जिब्रान, तुम उस लड़की के साथ अकेले वहाँ क्या कर रहे थे? मुझे इन सब सवालों के जवाब चाहिए। मैंने तुम पे शक किया और घर छोड़कर चला गया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इस लड़की के मामले में मैं माफ़ी नहीं मांगता। वो सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी थी। उस लड़की ने मुझे इस तरीके से फंसाने की कोशिश की कि अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी उसकी जाल से बच ना पाता। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे उस लड़की के साथ ताल्लुकात थे, तभी तुम उसे अपने दोस्त के घर लेके गए, ताकि किसी को पता न चल सके। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी सच बातों को इतनी अहमियत क्यों नहीं दी तुमने जिब्रान? मेरे भरोसे को क्यों तोड़ा? और अब मैं इस टूटे हुए दिल के साथ इस घर में नहीं जा सकती। मुझे यहाँ मरना कबूल है, लेकिन मैं अब वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। बच्चों की तरह जिद करना अच्छी बात नहीं होती। मैं कल के बाद तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ से। महविश, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है? सुवारी लेती हामना है। यही तो है तुम्हारी तरबियत का नतीजा। महविश, इधर आओ, बताओ मुझे क्या क्या कह रही है? कह दो कि ये झूठ है। कह दो ये खबर झूठ है। महविश, बर्बाद कर दिया तूने हमें। महविश, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। बता और कितनी जिल्लत बाकी है, कितने शर्मनाक दिन बाकी है देखने। अगर मुझे पता होता ना कि तेरी जिंदगी में ये दिन देखने बाकी है, तो जब तुम पैदा हुई थी ना, तेरा कानून खोल के तुझे मार देती या खुद से हर खा लेती। ना, मैं क्या करूंगी? अरे तेरे बाप और भाई को जानती है तू? जिंदा तरकोर कर देंगे वो तुझे। पहले तेरी बहुत गलतियां माफ किया, मगर महविश तेरी ये गलती कभी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह, मैं क्या करूं? कैसे इसकी जान बचाऊं? उनको खबर होने से पहले मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चल मेरे साथ।
अम्मा तूने कुछ कहा क्यों नहीं जिब्रान को? थोड़ा सा तो गुस्सा करती। इतनी देर खामोश क्यों खड़ी रही? मुझे जिब्रान की बातों में सच्चाई नजर आई, इसलिए मेरा खामोश रहना बेहतर था। अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? मैं जिब्रान से जब पहली मर्तबा मिली थी ना, तो वो मुझे सच्चा और खरा इंसान लगा था, और आज भी उसकी बातों में सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई थी। वरना झूठे आदमी के माथे पर उसकी असलियत लिखी हुई नजर आती है। और अम्मा वो सच जो मैं देख के आई हूँ, उसका क्या? वो मैं इतनी आसानी से भुला दूँ? हो सकता है वक्ती तौर पे उस लड़की के बहकावे में आ गया हो। जब मैं ये सोचती हूँ कि जिब्रान का माजी खराफात से पाक है, तो मुझे यकीन नहीं आता वो इस कीचड़ में कैसे गिर सकता है। इस बात की वो तुमसे माफी मांगने आया है। उस घर में तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हें लेने आया है। और जिब्रान की ये बात भी सही है कि इधर रहने से तुम्हारा मसला हल नहीं होगा, बल्कि मेरा तो ये कहना है कि इससे दूरियां और बढ़ जाएंगी। ये कि तुम आने वाले बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अम्मा आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। नहीं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी आसान करना चाह रही हूँ। तुम्हारे बाप की मिसाल तुम्हारे सामने है। इतना मुझ पे जुल्म करता था और मैं सब कुछ बर्दाश्त करती थी। अब ये छोटी छोटी बातें तुमको भी जिब्रान के नज़रअंदाज करनी पड़ेगी। तुम भी जिब्रान की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करो। तुम्हारे बाप जैसा इंसान से मोहब्बत करने लगा है, तो जिब्रान कैसे बेमुरब्बत हो सकता है? बोलो, क्या फैसला किया तुमने? मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा फैसला तो यह है कि तुम वापस चली जाओ। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का मुस्तकबिल इस झोपड़ी में नहीं, बच्चे के बाप के घर में है। तुम जिब्रान को एक मौका दो, देखो उसका दिल मत तोड़ो। सर जी, इससे पहले हमने आपके चेहरे पे परेशानी कभी नहीं देखी है। बास परेशानियां इंसान की अपनी पैदा करदा होती है, जिनका दुख सबसे ज्यादा होता है। नरगिस के साथ जो मैंने अपनी अना की तस्कीन की जंग छेड़ी है, उसका खात्मा मुझे अपनी शिकस्त पे होता दिख रहा है। इसलिए मेरा दुख ज्यादा हो गया है। तकलीफ को दुख में बदलता देख रहा हूँ। आप हुक्म करें सर जी, आपकी शिकस्त को हम फिर से पता में तब्दील कर देंगे। सेठ जी, नरगिस हमारी गोली के रेंज से दूर नहीं है। आज जंग गोली से नहीं लड़ी सर, कुछ जंग दिमाग से नहीं है। नरगिस और मेरे दरमियान अना की जंग है, जो गोली से भी ज्यादा खतरनाक है। हार मानने का सदमा कुछ कम नहीं होता सेठ जी, कुछ करना तो पड़ेगा। बहुत दिन हो गए सेठ जी, हाथों में खुजली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सेठ जी, हमने आपसे हार मानने का सबक नहीं सीखा है सेठ जी। इस शिकस्त को फतह में बदलना ही पड़ेगा सेठ। मुझे तुम दोनों की वफादारी पे कोई शक नहीं, मगर नरगिस से बदला लेने के लिए उसकी सतह पे आना पड़े। उसकी सोर्सेज और रिसोर्सेज बहुत। अगर मैंने मिसाइल से हमला किया तो वो आइटम बम से हमलावर होगा।
और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं तरक्की करूँ। लिहाजा उसकी शिकस्त मेरी तरक्की और उसकी बराबरी पे मुनहसर। हम तो आपके हुक्म के ग़ुलाम हैं सेठ जी, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे हम। चलो चलते हैं। तुम्हारे भाई ने कौन सा इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि तुम उसकी ज़मानत के लिए जतन करती फिर रही हो? जो हमारी थोड़ी सी इज्जत थी ना, वो भी उसने खाक में मिला दी है। अब्बू मैंने आपको कहा भी था कि वो उस लड़की महविश के बहकावे में आ गया था, और दूसरी वो नसरीन जिसने उन दोनों को भगाने में मदद की। इसमें हमारे भाई का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा भाई कोई बच्चा है जो उनके बहकावे में आ गया? अब्बू आप छोड़े ना इस बात को। हम तीनों बहनों का एक ही भाई है, हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि हम उसे इस मुसीबत से निकालें। अगर वहीद मेरा इकलौता बेटा ना होता ना, तो मैं कभी भी उसको माफ़ नहीं करता और कभी भी उसको अपने घर में आने की इजाज़त नहीं देता। और सबसे बढ़कर ये कि तुम्हारा इसरार है, मैं इस वजह से तुम्हें इस मामले में पढ़ने की इजाज़त दे भी रहा हूँ, वरना वहीद को इज्जत देने के काबिल नहीं रहा। अब्बू मैंने एक वकील से वहीद की ज़मानत की बात की है और उन्होंने एफआईआर की कॉपी मांगी है जो हमें थाने से मिलेगी। अगर आप वकालतनामा पर दस्तखत कर दें तो ही वकील ज़मानत की दरख्वास्त दायर करेगा। हाँ, मुझे बेहद अफसोस है कि तुम्हें वहीद की गलतियों की सज़ा मिल रही। अब मैं वैसे ही बीमारियों में मुब्तला हूँ, दस्तखत तो कर सकता हूँ मगर कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं काट सकता। अब्बू ये सारे मामला तो मैं देख लूँगी, लेकिन वकील ने ये केस लेने और ज़मानत के लिए एक फ़ीस बताई है। बेटा, आजकल के दौर में कौन सा ऐसा वकील है जो मुफ्त में हमारा केस लड़ेगा? उसे तो पैसे देने ही पड़ेंगे। और रही बात ज़मानत की, तो ज़मानत में तो बहुत अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। अब्बू वकील ने ये सब चीज़ें मिलाकर 2 लाख का राउंड फिगर बताया है। 2 लाख? 2 लाख रुपए तो तुम ऐसे कह रही हो रबिका कि पलक झपकते ही तुम्हारी हथेली भी आ गिरेंगे। अब वहीद के ऊपर लुटाने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं पहले ही उसकी पढ़ाई पर इतने पैसे खर्च कर चुका हूँ। अगर ये मामला 20,000 में हल हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो मुझ में लोगों से मांगने की हिम्मत नहीं है। अब्बू वो बेटा है आपका, मैं उसे जेल में जिस मुसीबत और तकलीफ में देखकर आई हूँ वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। ये मुसीबत खुद उसने अपने गले में डाली है। इस मुसीबत का जिम्मेदार वो खुद है, मैं इस बात का जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम्हें जो मर्जी आए करना, मुझे इस मामले में बीच में नहीं डालो। अच्छा, वो मेरी दवा का टाइम हो गया, मेरी दवा ला दो। जी। अरे शहजाद, तुम यहाँ इतनी रात को? तुम यहाँ कैसे? हाँ, वो मैं एयरपोर्ट एक पैसेंजर ड्रॉप करके आया हूँ। चाय का मूड बना था इसलिए यहाँ चला आया। चाय चलेगी? अरे नहीं, मैंने अभी भी चाय पी है। कोई बात नहीं, एक कप चाय मेरे साथ पी लो। और तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? तुम तो अब हमारे घरेलू हालात से नावाकिफ नहीं हो। जिंदगी खिलौना बन के रह गई है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, और अगर पैदा हो भी गया हूँ तो मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? जानी 2 दूध पत्ती लेकर आना। यार, अगर तुम जैसे लोग ये सोचने लगे तो हम जैसे टैक्सी ड्राइवरों का क्या बनेगा? वैसे मुझसे तो बहुत बेहतर तुम्हारी जिंदगी है यार। मुझे तो अब बेजारियत होने लग गई है। दिल से जो भी सोचता हूँ पूरा नहीं होता। ऐसे हालात में कोई कैसे खुश रह सकता है? अच्छा, ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारा पूछना ही मेरे लिए काफ़ी है। वैसे भी तुमने मेरी फैमिली पे बहुत मेहरबानियाँ की हैं।
मेरे सुकून का हल अब किसी के पास। देखो, अगर तो तुम मुझे टैक्सी ड्राइवर समझ के ये बात कर रहे हो तो वाकई इस मसले का कोई हल नहीं निकल सकता, लेकिन अगर भाई समझकर बात कर रहे हो तो इस मसले के हल की गुंजाइश है। वैसे तुम आदमी हो बड़े कमाल के। कितना पढ़ा है? पढ़ा नहीं, सीखा बहुत है। इसीलिए तुम पढ़े लिखे से अच्छी बातें कर रहे हो। शादी की है? हाँ। बीवी से ताल्लुकात कैसे? मुश्किल सवाल है। जवाब तो देना ही पड़ेगा। अच्छे थे पर अब नहीं है, लेकिन हो जाएंगे। और तुम्हारे? अच्छे थे, अब नहीं है, ना अच्छे होंगे। आंटी, मुस्तफ़ा साहब हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं। मैं ज़ैन हैदर हूँ और रज़ा अंकल का मैं मोहल्लेदार हूँ और हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं। मुझसे रज़ा अंकल ने अपनी परेशानी का जिक्र किया था कि आप लोगों के जायदाद का कोई मसला चल रहा है। मैंने इसी सिलसिले में कहा था कि मेरे पास एक वकील है, मैं उसको आपसे मिलवा दूँगा और वो आपके मसले को हल करेगा। बात दरअसल ये मुस्तफ़ा साहब के, मैं उन बातों को दोबारा ज़िंदा नहीं करना चाहता जो हमारे दरमियान अलहदगी का बायस बने। इस वक्त जो हमारे दरमियान सूरत हाल है उसकी वजह से मेरे पूरे घर में बहुत बेचैनी पाई जाती है। आप लोगों को बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्लीज़ मुझे और मेरे घर वालों को इस परेशानी से बाहर निकाल। मैं ज़िंदगी के बकिया दिन बहुत सुकून से गुजारना चाहता हूँ। रज़ा साहब ने आपको हक महर की रकम अदा की? जी। कोई ताख़ीर वगैरह तो नहीं की? जी नहीं। आपका बेटा यकीनन अब तो बालिग हो चुका होगा। हाँ, मुस्तफ़ा साहब को तो मुलाजमत कर रहा है। हाँ, तो मुलाजमत कर रहा है तो मैं अपना हक थोड़ी छोड़ूंगी। आपने मेरे जिन सवालों का जवाब दिया है उनको सामने रखकर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अब ज़ाती तौर पर आपका कोई भी हक रज़ा साहब पर बाकी नहीं है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे अब जायदाद में हिस्सा चाहिए। रज़ा साहब की जायदाद में आपके बेटे का हिस्सा तो बन सकता है, पर आपका बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसको अदा करने का भी एक तरीक़ेकार होता है। जो तरीका आपने अख्तियार किया है वो ठीक नहीं। क्यों? मैंने कौन सा गलत किया? आप चाहे तो इस बात को अदालत में चैलेंज कर सकती है। सॉरी, मैं अदालत वदालत नहीं जानती, मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए। बहन, मेरा फर्ज था आपको समझाना। अब अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो फिर जबरन रज़ा साहब के घर में घुसकर इनके घर वालों को परेशान करने के जुर्म में आपके खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी जमा करवाई जा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। बेहतर यही होगा कि आप बाइज्जत तौर पर यहाँ से चली जाएं। इस वक्त रज़ा साहब जिन हालात से गुजर रहे हैं इसका तकाजा यही है कि आप यहाँ से चली जाएं। इनको मज़ीद माली परेशानी में ना डालें। आप लोगों को जो समझ में आए वो करें। मैं इस घर से अपने बेटे का हक लिए बगैर नहीं जाऊंगी। इनकी बातें सुनने के बाद रज़ा साहब अब आपके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं। या तो आप इस खातून को अपने घर में बर्दाश्त करते रहें और या फिर पुलिस में कंप्लेन भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं चाहता हूँ आपको जैसा भी फैसला करना हो मुझे ज़रूर आता। शुक्रिया वकील साहब, शुक्रिया ज़ैन।